पुरुष द्वेषी सैन्य अधिकारियों का एक समूह एक युवा सैनिक की अनियंत्रित शारीरिक क्रिया का सार्वजनिक रूप से उपहास कर रहा था। उनके इस क्रूर तमाशे को देखने वाला कोई और नहीं बल्कि उस सैनिक की मां थी, जो खुद भारतीय सेना में एक मेजर जनरल थीं। उस मां ने जब नरक के द्वार खोले तो वर्दी में लिपटे उन कचरे के लिए खून की होली शुरू हो गई, जिसने पूरी सेना को हिलाकर रख दिया। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद। राजस्थान के तपते रेगिस्तान का सूरज ऐसा लग रहा था मानो पैराशूट रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर की हर चीज को पिघला देगा। डामर की सड़क पर गर्मी की लहरें उठ रही थीं और उस पर रेंगते हुए कैडेटों की हांफती सांसें उबलती हवा में घुल रही थीं। इस जलते हुए नर्क के बीच में सिपाही आरव सिंह था। उसकी मां मेजर जनरल अदिति चौहान भारतीय सेना की एक कद्दावर अधिकारी थीं, जो सीमा पर एक महत्वपूर्ण डिवीजन की कमान संभालती थीं। उन्हें लौह महिला के नाम से जाना जाता था। अपनी मां का पद आरव के लिए गर्व का स्रोत तो था, लेकिन साथ ही एक ऐसी बेड़ी भी थी जिससे वह आजाद होना चाहता था। लोग उसे जनरल का बेटा कहकर फुसफुसाते थे और उसकी हर उपलब्धि को उसकी मां की छाया में तौला जाता था। इसीलिए वह भागकर सबसे कठिन जगह पर आ गया था। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल, एक ऐसी जगह जहां उसे विश्वास था कि उसकी मां का प्रभाव नहीं पहुंचेगा। यह एक ऐसी जगह थी जहां उसे केवल अपनी इच्छा शक्ति और शरीर के बल पर टिकना था। यहां केवल कुछ चुनिंदा लोग ही टिक पाते थे। दूसरी सामे के साथ में अभी सामे के बाद की साथ में एक दूसरी का तारुफ कार्य करता है। एक रात पहले उसकी मां ने बिना कुछ कहे उसके छोटे कटे हुए बालों पर हाथ फेरा था। वह एक सैनिक का कठोर और मजबूत हाथ था, लेकिन आरव ने उस स्पर्श में छिपी चिंता और प्यार को महसूस किया था। अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, बस यही एक बात उन्होंने कही थी। उस दिन के बाद उसने जानबूझकर अपनी मां के अस्तित्व को अपने दिमाग से मिटा दिया था। यहां वह किसी जनरल का बेटा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक नंबर वाला सिपाही आरव सिंह था। विशेष बलों का प्रशिक्षण कल्पना से परे था। नर्क सप्ताह कहे जाने वाले चरम प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कांटेदार झाड़ियों में सिर के बल अभ्यास किया, भारी लॉग उठाकर मीलों तक रेत के टीलों पर दौड़े। नींद एक विलासिता थी और भोजन केवल जीवित रहने के लिए ईंधन भरने जैसा था। मानवीय गरिमा जैसे शब्द वहां मौजूद नहीं थे। वहां केवल आदेश, आज्ञाकारिता और उस चरम पीड़ा को सहने वालों के बीच एक अजीब सा भाईचारा था। आरव ने दांत भींचकर सब कुछ सहा। उसने अपनी मां का चेहरा याद न करने की पूरी कोशिश की। यह पूरी तरह से उसकी अपनी लड़ाई होनी थी। उसकी आंखें तेज हो गईं और उसके दुबले पतले शरीर पर जल्द ही ठोस मांसपेशियां बनने लगीं। शुरू में उसके साथी उसे पहुंच वाला मानकर उससे दूरी बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रशिक्षण कठोर होता गया और वे उसे चुपचाप हर दर्द सहते हुए देखते गए, वे धीरे धीरे उसके प्रति खुलने लगे। उस मनहूस दिन भी हमेशा की तरह झुलसा देने वाली गर्मी थी। सुबह भर चले कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद सभी प्रशिक्षु कीचड़ और पसीने से लथपथ होकर लगभग बेहोश होने की स्थिति में थे। दोपहर के भोजन के लिए मुश्किल से मिले समय में वे कांपते हाथों से अपनी थाली पकड़े हुए किसी तरह खाना अपने गले से नीचे उतार रहे थे। भोजन के बाद मिला 30 मिनट का आराम का समय रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसा मीठा था। आरव और उसके साथी ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने में एक खेजड़ी के पेड़ की छाया के नीचे गिरते पड़ते लेट गए। मिट्टी, पसीने और चिपचिपी हवा की मिलीजुली गंध से दम घुट रहा था, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। आंखें बंद करते ही जैसे जादू हो गया हो, उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह गहरी नींद में डूब गया, मानो शरीर के सभी अंग बंद हो गए हों और केवल जीवित रहने के लिए न्यूनतम सांसें चल रही हों। पता नहीं कितना समय बीता होगा। आरव ने एक सपना देखा। वह अपने घर के आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ था। खिड़की से एक सुखद हवा आ रही थी और उसकी मां के हाथ की बनी दाल मखनी की स्वादिष्ट खुशबू उसकी नाक में बस गई थी। यह एक शांतिपूर्ण, एक आरामदायक और यादगार सपना था और उस शांति के चरम पर उसके युवा और स्वस्थ शरीर ने अपनी दबी हुई प्रवृत्ति को मुक्त कर दिया। 20 साल के एक नौजवान के शरीर में एक अत्यंत स्वाभाविक और स्वस्थ शारीरिक क्रिया हुई। यह एक ऐसी घटना थी जिसे न तो रोका जा सकता था और न ही इसका अनुमान लगाया जा सकता था। तभी एक तीखी आवाज उसके धुंधले मन में घुस गई। अरे जरा उसे देखो।
दिन दहाड़े ही इसके अरमान जाग गए। आवाज में उपहास भरा हुआ था। आरव अचानक होश में आया, लेकिन उसका शरीर अभी भी नींद की जड़ता से बाहर नहीं निकल पाया था और भारी महसूस हो रहा था। जब उसने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं, तो उसने देखा कि दो महिला नॉन कमीशन्ड अधिकारी ने उसे देखकर हंस रही थीं। वे थीं हवलदार मीनाक्षी तोमर और नायब सूबेदार प्रिया शर्मा। दोनों अपनी क्रूरता के लिए बटालियन में कुख्यात थीं। वे विशेष रूप से पुरुष सैनिकों से घृणा और बातनी का हास कर उपेक्षा के लिए जानी जाती थीं। हालांकि वे खुद भी कठोर प्रशिक्षण से गुजरकर सैनिक बनी थीं, फिर भी वे पुरुष होने के कारण सैनिकों को संभावित अपराधी या असभ्य प्राणी मानती थीं। उनकी भाषा हमेशा चाकू की तरह तेज होती थी और वह चाकू हमेशा कमजोर सैनिकों की ओर होता था। मर्द जात ही ऐसी है, थोड़ी मेहनत कर लो तो इसी तरह अपनी हवस निकालते हैं। कितना गंदा है, नायब सूबेदार प्रिया ने कहा। हवलदार मीनाक्षी ने ठहाका लगाते हुए सहमति जताई। तभी तो लोग इन्हें जानवर कहते हैं। इन पर तो काबू भी नहीं पाया जा सकता। उनकी आवाजें बिल्कुल भी धीमी नहीं थीं। आसपास झपकी ले रहे कुछ अन्य प्रशिक्षु करवटें बदलने लगे और उस दृश्य को देखने लगे। आरव का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। शर्मिंदगी से ऐसा लगा जैसे उसका खून उल्टी दिशा में बहने लगा हो। नर्क जैसे प्रशिक्षण या हड्डियों को गला देने वाले दर्द से भी ज्यादा असहनीय वह क्षण था जब उसकी गरिमा को इस तरह तार तार किया जा रहा था। वह कुछ नहीं कह सका। एक सिपाही होकर वह एक एनसीओ से क्या कह सकता था? वह बस अपने जमे हुए शरीर को उठाने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। उसे अपने साथियों की निगाहें महसूस हो रही थीं। कुछ में दया थी, कुछ में लाचारी और कुछ ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। हर नजर आरव के सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। क्यों? शर्म आ रही है क्या? अच्छा, तुम्हें शर्म आती तो है। एक मर्द का बच्चा होकर दिन रात अपनी पैंट गीली करना शोभा नहीं देता। हवलदार मीनाक्षी का मजाक खत्म नहीं हुआ। वह आरव की प्रतिक्रिया का ऐसे आनंद ले रही थी जैसे किसी बच्चे को कोई नया खिलौना मिल गया हो। आरव ने अपने होंठ भींच लिए। उसे खून का स्वाद महसूस हुआ। उसने सोचा कि इससे बेहतर होता कि वह उनके हाथों से पिटकर मर जाता। यह अपमान धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रहा था। वह यहाँ इसलिए आया था ताकि उसे अपनी मां की वजह से कोई फायदा न मिले। उसने अपने दम पर खड़े होने के लिए सबसे कठिन रास्ता चुना था, लेकिन अब वह सबसे दयनीय और असहाय तरीके से टूट रहा था। उसका स्वाभिमान, उसकी इच्छा शक्ति, वह सब कुछ जिसे वह यहाँ बचाने आया था, उन दो महिलाओं की जुबान पर खिलौना बन गया था। ठीक उसी पल ट्रेनिंग ग्राउंड के प्रवेश द्वार पर एक ऐसी खामोशी छा गई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एकदम घुटने वाली चुप्पी, मानो शोर मचाते टिड्डों की आवाज भी थम गई हो। आरव को घेर कर हंस रही हवलदार मीनाक्षी और नायब सूबेदार प्रिया की हंसी भी धीरे धीरे बंद हो गई। उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया था। मात्र है आको ऐसा चार ऐसा ईएसआर देखी। ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने में एक प्रभावशाली वर्दी पहने एक महिला खड़ी थी। गर्मियों की तेज धूप में भी उसके हाव भाव में कोई कमी नहीं थी। उसके कंधे पर दो चमकते सितारे थे। वह मेजर जनरल अदिति चौहान थीं। वह बस यह देखने आई थीं कि उनका बेटा ठीक है या नहीं, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। वह एक माँ के दिल से चुपचाप अपने बेटे को दूर से देखना चाहती थीं और उन्होंने अपने बेटे के सबसे अपमानजनक क्षण को और उस अपमान पर हंसते हुए वर्दीधारी शैतानों को शुरू से अंत तक देख लिया था। मेजर जनरल आदित्य चौहान की आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह क्रोध या दुहक से परे सब कुछ जमा देने वाली एक चरम ठंडक थी। वह धीरे धीरे लेकिन दृढ़ कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगी। मिट्टी के मैदान पर उनके जूतों की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी फांसी पर चढ़ने वाले कैदी के दिल की धड़कन हो, जो पूरे परेड ग्राउंड में भारी रूप से गूंज रही थी। तब जाकर मीनाक्षी और प्रिया को स्थिति का अंदाजा हुआ और उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वे समझ नहीं पा रही थीं कि जिस डिवीजन कमांडर को वे आसमान की तरह पूजती थीं, वह इस समय यहां क्यों प्रकट हुई। उनके दिमाग में उथल पुथल मच गई और उनके शरीर डर से जम गए। मेजर जनरल आदित्य चौहान का आगमन अवास्तविक लग रहा था, जैसे किसी सुनियोजित नाटक का एक दृश्य हो। तपती गर्मी और धूल से भरे ट्रेनिंग ग्राउंड की सारी हलचल और शोर एक पल में थम गया। केवल उनके जूतों की सूखी मिट्टी पर पड़ने की आवाज ही हर किसी के कानों में गूंज रही थी। वह आवाज नियमित और शांत थी और हर कदम के साथ
आसपास की हवा जमती जा रही थी। हवलदार मीनाक्षी और नायब सूबेदार प्रिया अपनी जगह पर मूर्तियों की तरह खड़ी थीं। कुछ समय पहले सिपाही आरव पर बरसाई जा रही नफरत और उपहास की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उनके पीले चेहरों पर केवल आदिम भय था। वे समझ नहीं पा रही थीं कि सेना की एक मेजर जनरल पैराशूट रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में, और वह भी ठीक इसी पल क्यों दिखाई दी। लेकिन उनके कंधे पर चमकते 2 सितारे और उनके भावहीन चेहरे पर जमी ठंडी नाराजगी उस किसी भी फटकार या संकट से कहीं ज्यादा भयानक थी जिसका उन्होंने अपने सैन्य जीवन में अब तक सामना किया था। आरव अभी भी आधी लेटी हुई मुद्रा में जमा हुआ था। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। शर्म, अपमान और अब घबराहट के मिश्रण ने उसे सोचने में असमर्थ बना दिया था। मां यहां क्यों है? उसका सबसे दयनीय रूप मां ने ही क्यों देखा? वह चाहता था कि वह अभी जमीन में समा जाए। मां की मदद न लेने के उसके सारे प्रयास एक पल में व्यर्थ लग रहे थे। अदिति ने अपने बेटे की दयनीय हालत और उसके जमे हुए चेहरे पर एक सरसरी नजर डाली। उनके सीने में कुछ गर्म सा उमड़ आया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। इस समय वह एक बेटे की मां नहीं थी, वह भारतीय सेना की एक जनरल थीं, और उनकी आंखों के सामने उनका बेटा होने से पहले वह सेना का सबसे निचला सैनिक था, जिसकी रक्षा और जिम्मेदारी एक कमांडर के रूप में उनकी थी। और उस सैनिक की गरिमा को वर्दी पहने लोगों द्वारा बेरहमी से कुचला जा रहा था। वह 2 महिला एनसीओज के सामने खड़ी हो गईं। दूरी केवल कुछ कदमों की थी, लेकिन यह एक ऐसी नदी की तरह महसूस हो रही थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। नायब सूबेदार प्रिया ने सहज रूप से पहले सलामी दी। जय हिंद मैम। नायब सूबेदार प्रिया रिपोर्टिंग। लेकिन उसकी सलामी पूरी नहीं हो सकी। अदिति की ठंडी नजर ने मानो उसका मुंह बंद कर दिया हो। अदिति ने न तो सलामी ली और न ही उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने का कोई संकेत दिया, बस उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। वह नजर सिर्फ एक फटकार नहीं थी, उसमें एक इंसान के अस्तित्व के मूल्य को जड़ से नकारने वाली ठंडी और भारी अवमानना थी। हवलदार मीनाक्षी ने कांपते होठों से सिर झुका लिया। उसमें उनकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं थी। ट्रेनिंग ग्राउंड के सभी प्रशिक्षु और प्रशिक्षक सांस रोके इस दृश्य को देख रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि जनरल के मुंह से आग बरसेगी। कानों को फाड़ देने वाली चीखें या कल्पना से परे अनुशासनात्मक कार्रवाई की उम्मीद थी। लेकिन अदिति के मुंह से जो शब्द निकले वे उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने बहुत धीमी और शांत, लेकिन किसी भी चीख से ज्यादा तीखी और स्पष्ट आवाज में कहा। वह आवाज ऐसी थी जैसे बर्फ के टुकड़े आपस में टकरा रहे हों, ठंडी और कठोर। तुम सैनिक हो या वर्दी में लिपटा कचरा। सिर्फ एक वाक्य था। उस वाक्य में न तो कोई सवाल था और न ही कोई गुस्सा। उसमें केवल एक ठंडी सच्चाई का बयान था। वह एक वाक्य वज्रपात से भी ज्यादा शक्तिशाली रूप से उन 2 महिलाओं के दिलों को भेद गया। यह उनके पद या रैंक पर सवाल नहीं उठा रहा था। यह था एक सैनिक के रूप में उनकी पहचान, उनकी मूल पहचान को जड़ से उखाड़ फेंकने की घोषणा थी। यह एक क्रूर मुहर थी कि अगर तुम सैनिक नहीं हो तो वर्दी पहनकर तुम सिर्फ कचरा हो। मीनाक्षी और प्रिया के चेहरों से खून गायब हो गया। कचरा शब्द उनके दिमाग में अटक गया और उनकी सारी सोच रुक गई। उन्होंने पुरुष सैनिकों को नजरअंदाज करके और अपनी श्रेष्ठता की भावना को संतुष्ट करके अपना सैन्य जीवन जिया था। एक सैन्य की सैन्य को पास में एक अपनी साफ लग शब्द हो गया। होने का गौरव, एक एनसीओ का पद उनकी ढाल और हथियार थे। लेकिन अब भारतीय सेना की एक मेजर जनरल ने उनके सबसे बड़े स्वाभिमान को एक ही वाक्य में नष्ट कर दिया था। उस पल वे अब एनसीओ नहीं थीं, वे बस नग्न होकर शर्म में खड़ी कमजोर इंसान थीं। अदिति ने अब उनकी ओर देखना भी बंद कर दिया। उनके लिए वे अब बात करने लायक भी नहीं थीं। वह मुड़ी और अपने बेटे की ओर देखकर बोली, जो अभी भी उन्हें घूर रहा था। आवाज फिर से धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें एक हल्का सा कंपन था। सिपाही आरव सिंह। जी मैम। आरव ने मुश्किल से जवाब देते हुए उठने की कोशिश की। मत उठो। अदिति के दृढ़ शब्दों ने आरव की हरकत रोक दी। अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम भारतीय सेना के एक सिपाही हो और मैं इस देश के सभी सैनिकों के सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार कमांडर हूं। मैंने देखा है कि तुम्हारे सम्मान को कुचला गया है। यह वैसा ही है जैसे भारत के हर सैनिक के सम्मान को कुचला गया हो। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। उनके शब्द आरव के लिए तो थे ही,
साथ ही वहां मौजूद हर किसी के लिए एक घोषणा थी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह व्यक्तिगत भावनाओं का मामला नहीं है, बल्कि सेना के अनुशासन और एक सैनिक की गरिमा का सार्वजनिक मामला है। उन्होंने इस बात की किसी भी गलतफहमी को जड़ से खत्म कर दिया कि उनके बेटे के साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है, और साथ ही इस घटना को पूरी भारतीय सेना की समस्या के रूप में उठा दिया। आरव अपनी मां के शब्दों का अर्थ समझ गया। मां उसे एक बेटे के रूप में सांत्वना नहीं दे रही थी, वह एक सैनिक के रूप में उसकी गरिमा की रक्षा कर रही थी और सेना के गिरे हुए सम्मान को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। उस पल आरव के सीने में कुछ गर्म सा उमड़ आया। यह अब शर्मिंदगी नहीं थी। अदिति ने हवा में आवाज दी। उनकी आवाज अब शांत नहीं थी, उसमें स्टील जैसी कठोरता और पूरे परेड ग्राउंड को हिला देने वाला रोब था। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कौन है? पास में खड़ा एक इंस्ट्रक्टर गोली की तरह दौड़कर उनके सामने सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जय हिंद मैम, कैप्टन विक्रम राठौड़, विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल। अभी तुरंत अपने सबसे वरिष्ठ कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क करो और उन्हें बताओ कि मेजर जनरल अदिति चौहान यहां हैं, और मिलिट्री पुलिस के कमांडर को तुरंत सूचित करो कि 10 मिनट के भीतर यहां पहुंचे। अगर 1 मिनट भी देर हुई तो उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। उनके आदेश संक्षिप्त और दृढ़ थे। कैप्टन विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया और वह आदेश दोहराते हुए पागलों की तरह दौड़ गया। मिलिट्री पुलिस शब्द सुनते ही ट्रेनिंग ग्राउंड एक बार फिर जम गया। यह कोई साधारण अनुशासनहीनता का मामला नहीं था जिसे मौके पर ही सुलझाया जाता। यह एक डिवीजन कमांडर की उस बर्फीली इच्छा का संकेत था कि एक औपचारिक जांच शुरू करके मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। तब जाकर मीनाक्षी और प्रिया को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उनके शरीर कांपने लगे। उन्हें बहुत देर से पता चला कि उन्होंने जिसे छेड़ा था वह सिर्फ एक नौसिखिया सिपाही नहीं था, बल्कि एक सोए हुए शेर की मूंछें थीं। नहीं, भारत की सबसे खतरनाक बाघिन का बच्चा था। अदिति फिर से चुप हो गईं। वह अपनी बाहें बांधकर बिना हिले डुले ट्रेनिंग ग्राउंड को देखती रहीं, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। उनकी चुप्पी ने आसपास की हर चीज पर काबू पा लिया। वह सिर्फ खड़ी होकर ही एक विशाल पहाड़ की तरह महसूस हो रही थी। किसी में भी उनसे बात करने या उनकी नजर में कोई अनावश्यक हरकत करने की हिम्मत नहीं थी। समय मानो थम सा गया था और ट्रेनिंग ग्राउंड की सारी हवा उस महिला जनरल के ठंडे गुस्से के नीचे भारी होकर जम गई थी। सच्ची ताकत क्या होती है और एक सैनिक की गरिमा का अपमान करने वालों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इसकी प्रस्तावना शुरू हो रही थी। 10 मिनट का समय कभी अनंत काल जैसा लंबा लगता है तो कभी पलक झपकते ही बीत जाता है। मेजर जनरल अदिति चौहान द्वारा मिलिट्री पुलिस CMP के कमांडर को बुलाने के बाद के वे 10 मिनट परेड ग्राउंड में मौजूद सभी लोगों के लिए एक युग के समान थे। सूरज अभी भी तप रहा था, लेकिन किसी को गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जनरल के ठंडे गुस्से ने सारी गर्मी को निगल लिया हो। हवलदार मीनाक्षी और नायब सूबेदार प्रिया उस जगह पर ऐसे जमी हुई थीं जैसे वे मुकदमे का इंतजार कर रहे कैदी हों। न तो उनमें सिर उठाने की हिम्मत थी और न ही घुटने टेकने की। उनके दिमाग में हजारों विचार चल रहे थे। इस स्थिति से कैसे निकला जाए? क्या माफी मांगनी चाहिए या खुद को निर्दोष बताना चाहिए? लेकिन अदिति चौहान के चेहरे पर किसी भी बहाने या माफी को स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं था। वह एक ऐसे न्यायाधीश की तरह लग रही थीं जो पहले ही अपना फैसला सुना चुकी हों। आरव सिंह अभी भी उसी जगह पर लेटा हुआ था। मां ने उसे उठने से मना किया था। यह उसकी चिंता के कारण हो सकता था, या यह एक मौन आदेश हो सकता था कि वह इस घटना के पीड़ित और गवाह के रूप में घटनास्थल को संरक्षित रखे। उसने अपनी धूल भरी वर्दी की पैंट को देखा। जो निशान कुछ समय पहले उसे शर्म से मार रहे थे, वे अब शर्मनाक नहीं लग रहे थे। वे अब एक अमिट अपमान के सबूत और जल्द ही फूटने वाले एक विशाल गुस्से के डेटोनेटर बन गए थे। परेड ग्राउंड के दूसरी ओर से एक मिलिट्री जीप धूल उड़ाती हुई पागलों की तरह दौड़ती हुई दिखाई दी। यह निर्धारित 10 मिनट से पहले ही पहुंच गई थी। जीप तेजी से रुकी और उसमें से उतरे CMP के कमांडर लगभग लुढ़कते हुए दौड़कर मेजर जनरल अदिति चौहान के सामने खड़े हो गए। वह कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के कर्नल ओंकार वर्मा थे। जय हिंद मैम, कर्नल ओंकार वर्मा आपके आदेश पर हाजिर हूं। कर्नल वर्मा का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह हाँफ रहे थे। सेना की एक मेजर जनरल, वह भी सीमा पर तैनात डिवीजन की कमांडर,
का पैराशूट रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में आकर सीधे सीएमपी कमांडर को बुलाना, यह एक ऐसी बात थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रास्ते भर उनका दिल धड़कता रहा कि आखिर क्या हुआ है, क्या कोई सैन्य रहस्य लीक हो गया है या कोई गोलीबारी की घटना हुई है। अदिति ने कर्नल वर्मा की ओर देखे बिना अपनी ठुड्डी से उन दो जमी हुई महिला एनसीओज की ओर इशारा किया। वे दो लोग दिख रहे हैं? जी मैम। हवलदार मीनाक्षी तोमर और नायब सूबेदार प्रिया शर्मा। कर्नल वर्मा को रास्ते में ही स्थिति की कुछ जानकारी मिल गई थी, लेकिन सीधे अदिति के मुंह से सुनना एक अलग ही तरह का दबाव था। इन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सो रहे एक सैनिक का ऐसा अपमान किया है जिसे धोया नहीं जा सकता। यह सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई कोई सामान्य डांट फटकार नहीं थी। इन्होंने एक इंसान की गरिमा को कीड़े मकोड़े की तरह कुचला है। मैंने यह बात तात के पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा है। अदिति की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कर्नल, जी मैम, मैं अब तुम्हें कुछ निर्देश दूंगी, बिना कोई सवाल किए ठीक ठीक उनका पालन करना। आदेश दें मैम। कर्नल वर्मा ने अपनी कमर सीधी करते हुए जवाब दिया। उनकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। पहला, उन दोनों एनसीओज को तुरंत सस्पेंड करो और सीएमपी की हिरासत में लो। जांच पूरी होने तक किसी से भी मिलने या संपर्क करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दो। उनके मोबाइल फोन सहित सभी निजी सामान जब्त कर लो और डिजिटल फॉरेंसिक शुरू करो। पता लगाओ कि क्या एनसीओज के बाद गुम हो गए। इंडिया का काकर को पता ना उन्होंने आज की घटना को रिकॉर्ड किया है, या क्या वे नियमित रूप से सैनिकों का मजाक उड़ाने और अपमान करने वाली बातें करती थीं? जी मैम। दूसरा, एक विशेष जांच दल सिट का गठन करो। इसमें न केवल तुम्हारी सीएमपी के लोग होंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर मैं सेना के निगरानी विभाग से भी सहायता प्रदान करूंगी। मैं खुद कुछ अधिकारी भेजूंगी। उन दोनों के पूरे सैन्य जीवन की छानबीन करो। जांच करो कि क्या उनके कार्यकाल में किसी भी सैनिक को भाषाई, शारीरिक या यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। अगर एक भी पीड़ित मिलता है तो उसे रिकॉर्ड करो, उनकी पहचान गुप्त रखो और यह सुनिश्चित करो कि वे बिना किसी बदले के डर के गवाही दे सकें। ध्यान रखूंगा मैम। तीसरा, इस मामले को केवल आचरण उल्लंघन के रूप में मत देखो। यह एक देशद्रोही कृत्य के समान है जो सेना की युद्ध क्षमता को अंदर से खोखला करता है। यह सैनिकों के मनोबल को तोड़ता है, कमांडरों और अधीनस्थों के बीच विश्वास को खत्म करता है और सेना के सम्मान को धूमिल करता है। लागू होने वाले सबसे कठोर सैन्य कानूनों की समीक्षा करो और एक मिसाल कायम करो ताकि भविष्य में सेना में ऐसी कोई घटना न हो। अदिति का हर आदेश एक खंजर की तरह तेज और सटीक था। कर्नल ओंकार वर्मा को उनके शब्द सुनते हुए रोंगटे खड़े हो गए। यह किसी गुस्सैल जनरल का भावनात्मक निर्देश नहीं था। यह एक अनुभवी कमांडर का ठंडा और तर्कसंगत निर्णय था, जो सभी कानूनी प्रक्रियाओं और जांच की दिशा को अच्छी तरह से समझती थीं। वह इस घटना के माध्यम से सिर्फ 2 एनसीओज को दंडित करने से आगे बढ़कर सेना में व्याप्त सैनिकों के मानवाधिकारों की अवहेलना की संस्कृति को जड़ से खत्म करने का दृढ़ संकल्प दिखा रही थी। मीनाक्षी और प्रिया अदिति के शब्द सुनकर लगभग वहीं गिर पड़ी। हिरासत, डिजिटल फॉरेंसिक, सिट, देशद्रोही कृत्य, ये वे शब्द थे जो उन्होंने केवल सैन्य अदालतों पर आधारित टीवी शो में सुने थे, और अब वे उनकी अपनी कहानी बन गए थे। उन्हें अब समझ में आया कि उनके किए का परिणाम कितना भयानक होने वाला था, लेकिन पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। कर्नल वर्मा के आदेश पर सशस्त्र मिलिट्री पुलिसकर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में दाखिल हुए। वे हताश दिख रही मीनाक्षी और प्रिया के पास गए और उनकी बाहें पकड़ लीं। दोनों कोई प्रतिरोध नहीं कर सकीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने उन पर दया नहीं दिखाई। जब उन्हें ले जाया जा रहा था, प्रिया ने आखिरी कोशिश के तौर पर अदिति की ओर चिल्लाया, मैम, हमसे गलती हो गई। हमने मरने वाला अपराध किया है, लेकिन क्या आप यह सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि वह सिपाही आपका बेटा है? यह बहुत ज्यादा है। यह सबसे मूर्खतापूर्ण सवाल था और अपनी कब्र खुद खोदने जैसा था। अदिति ने उन्हें ले जाते हुए देखा और पहली बार अपना भाव बदला। यह अवमानना से भरी एक ठंडी मुस्कान थी। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? हाँ, वह सैनिक मेरा बेटा है, लेकिन आज तुमने सिर्फ मेरे एक बेटे का अपमान नहीं किया है,
तुमने इस देश के उन सभी बेटों का अपमान किया है जो कठोर प्रशिक्षण के बीच चुपचाप अपने राष्ट्र की रक्षा का कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं यह अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं कर रही हूं, मैं यह तुम जैसों से इस देश के सभी बेटों को बचाने के लिए कर रही हूं। उनके शब्द पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंज उठे। उन शब्दों को सुनते ही चुपचाप देख रहे सभी प्रशिक्षुओं की आंखों में एक नई चमक आ गई। अब तक वे मेजर जनरल अदिति चौहान को केवल आरव की मां और एक डरावनी अधिकारी के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब वह सिर्फ आरव की नहीं बल्कि उन सभी की रक्षा कर रही थीं। वह उनके कुचले हुए सम्मान को वापस दिलाने के लिए तलवार उठा चुकी थीं। उस पल मेजर जनरल अदिति चौहान उन सभी की मां और सबसे भरोसेमंद कमांडर बन गईं। उनकी दहाड़ की गूंज ट्रेनिंग ग्राउंड से परे पूरी पैराशूट रेजिमेंट और फिर पूरी भारतीय सेना में फैलने लगी। एक महिला जनरल द्वारा चलाया गया एक छोटा सा तीर सेना जैसे विशाल संगठन के सबसे अंधेरे कोनों की ओर जाने वाला एक बड़ा संकेत बन गया था।